अभी टाइम हुआ है 9 बजे सुबह के और हम पहुंच चुके हैं देवगिरी फोर्ट के पास। देवगिरी यानी देवों का पर्वत माना जाता है। यहाँ कभी भगवान शिव का वास हुआ करता था। औरंगाबाद से महज 13 किलोमीटर के अंतर पर है देवगिरी का ये अद्भुत और रहस्यमय किला। देवगिरी, जिसे दौलताबाद के नाम से भी जाना जाता है, इस अद्भुत और रहस्यमय किले को सन 1187 में यादवों के पहले राजा भिल्लम्मा यादव ने बनवाया था। देवगिरी का ये किला यादवों की राजधानी हुआ करती थी। लेफ्ट साइड पर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का टिकट काउंटर देखने को मिलता है, जहां से हमने अपनी टिकट्स ले लिए। इस किले के प्रवेश द्वार को एक कर्व रास्ते के बाद बनाया है, ताकि जब शत्रु के हाथी इस प्रवेश द्वार पर अपना हमला करें तो उनकी गति को इस कर्व रास्ते के जरिए धीमा किया जा सके। यह है किले का मुख्य प्रवेश द्वार। हाथियों की मदद से इन प्रवेश द्वारों को तोड़ा ना जा सके, इसलिए इन दरवाज़ों पर हमें बड़ी बड़ी कीलें देखने को मिलती है। हाथियों के जरिए ऊंट को इन दरवाज़ों पर धकेला जाता था और ये ऊंट इन नोकीली कीलों से कटकर रह जाते थे और इस तरह इन दरवाज़ों को तोड़ा जाता था। इस प्रवेश द्वार के बाद एक कर्व और नैरो वॉल बनाई गई है, ताकि शत्रु और उनके हाथियों को यहाँ पे ब्लॉक किया जा सके। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर पहली बार आक्रमण किया था और राजा रामचंद्र को खिलजी के सम्मान में हर वर्ष कर के रूप में कुछ पैसे देने के अधीन कर दिया। मगर कुछ समय बाद राजा रामचंद्र वघेला के राजा कर्ण की शरण में चले गए और अलाउद्दीन खिलजी को किसी भी प्रकार का कोई कर देने से मना कर दिया। सन 1304 में खिलजी ने वघेला के राजा कर्ण का गुजरात से सफाया कर दिया और 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस शहर पर अपने सरदार मलिक कफूर द्वारा दोबारा आक्रमण करवाया और इसे फिर से लूटा। उस समय यादवों के राजा थे रामचंद्र। तेरह सौ 1327 से 1334 तक मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी दिल्ली की सल्तनत को देवगिरी पर बसाया और यहीं से इस किले का नाम रखा गया दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दौलताबाद का यह किला हिंदुस्तान की राजधानी हुआ करता था। ये किले का एक फेक गेट है। ऐसे टोटल 52 फेक गेट्स हैं और केवल 7 ऐसे गेट्स हैं जो आपको किले के आखिर तक लेकर जाते हैं। सुरक्षा और डिफेंस की यंत्रणा से युक्त इस किले को जीतना वाकई नामुमकिन था। तोप रखे हुए इन खानों में सैनिकों का पहरा हुआ करता था। मुख्य प्रवेश द्वार से शत्रु के अंदर आते ही उसे एक और दरवाजा मिलता है। कुछ सालों बाद सन 1499 से 1636 तक अहमदनगर सल्तनत की ये उपराजधानी हुआ करती थी। 1610 में दौलताबाद किले के पास नया औरंगाबाद, जिसे तब खड़की के नाम से जाना जाता था, अहमदनगर सल्तनत की राजधानी हुआ करती थी, जिसे मलिक अंबर द्वारा बसाया गया था। यहाँ पहुंचकर शत्रु को एक और दरवाजे का सामना करना पड़ता है। इस बार यह दरवाज़ा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर कुछ इस तरह से छिपा हुआ है
कि शत्रु की पहली ही नज़र में यह दरवाज़ा उसे देखने को नहीं मिलता और उसकी रफ्तार काफ़ी धीमी हो जाती है। इस दरवाजे की उलझन में फंसे शत्रु पर ऊपर से पत्थर, गर्म तेल और पानी डाला जाता था। साइड की ये दीवारें पिरामिड की तरह कुछ कर्व होती थी, जिससे शत्रु ऊपर खड़े सैनिकों को देख नहीं पाते थे, मगर ऊपर खड़े सैनिक इन शत्रुओं पर बड़ी आसानी से पत्थरों से हमला कर सकते थे। फेक गेट्स और नैरो रास्तों से शत्रुओं पर ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता था कि आधी लड़ाई तो वे वहीं हार जाते थे। किसी तरह अगर शत्रु इस दरवाजे को भी पार कर ले तो उन्हें इस नैरो रेंज में फिर से एक बार ब्लॉक कर दिया जाता था और किले के सैनिकों द्वारा उन पर एक जोरदार हमला किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के हमला करने से पहले यादवों का राज्य तुंगभद्रा से नर्मदा तक फैला हुआ था। गियाथ-अल-दीन तुगलक ये पहले मुसलमान राजा थे जिनकी मां हिंदू थी और उनके पुत्र थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने 1325 से 1351 तक दिल्ली में राज्य किया। इस दरवाजे के ऊपर हमें एक ऑब्जर्वेशन टावर देखने को मिलता है, जहां से सैनिक अपने शत्रुओं पर नज़र रख सकते थे। दरवाजे के ऊपर से कुछ इस तरह का दृश्य देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि ऊपर खड़े सैनिक कितनी आसानी से अपने शत्रुओं को इन नैरो रेंजेस में ब्लॉक कर उन पर हमला कर सकते हैं। यहाँ से हमें चांद मीनार भी काफ़ी साफ देखने को मिलता है। मेरे पीछे चांद मीनार है। ये 70 मीटर ऊंचा, जिसे अलाउद्दीन बाहमनी ने सन 1435 में अपने जीत के प्रतीक में बनाया था। बहुत बढ़िया है, एकदम जबरदस्त किला है। ये चांद मीनार की तरफ चलते हैं और आगे का इतिहास जानते हैं। ये है सरस्वती कुआं। 12वीं शताब्दी का ये कुआं इस किले की प्यास बुझाता था। तुगलक के दौलताबाद को हिंदुस्तान की राजधानी बनाने के फैसले को इतिहास में सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। इस फैसले का असर पूरे देश और राज्य पर पड़ा। कहते हैं दिल्ली की प्रजा यहाँ दौलताबाद में स्थलांतरित नहीं होना चाहती थी, मगर तुगलक चाहता था कि संपूर्ण दिल्ली यहाँ स्थलांतरित की जाए। अपनी क्रूरता से तुगलक ने सभी प्रजा को यहाँ स्थलांतरित होने पर मजबूर कर दिया था। किलों पर या किसी भी पर्यटन स्थलों पर कचरा ना करें, इन्हें साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुस्तान के सबसे अधिक पढ़े लिखे शासकों में से एक थे। वे तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान और खुशखती के विद्वान थे। फिर न जाने क्यों तुगलक ने दौलताबाद को हिंदुस्तान की राजधानी बनाने का फैसला लिया होगा। तुगलक के फरमानों को इतना मूर्ख समझा जाता है कि इस पर आज भी
किसी मूर्खता वाली बात पर मुहावरे के रूप में उसे तुगलकी फरमान कहा जाता है और इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक को एक पगला राजा भी कहा जाता है। चांद मीनार की तरफ जाते इस रास्ते पर हमें अनइवन स्टोन्स देखने को मिलते हैं। ये अनइवन स्टोन्स इसलिए बनाए गए थे ताकि शत्रु के घोड़े और हाथियों की चाल को धीमा किया जा सके। तुगलक के इन फरमानों को कुछ इतिहासकार सही भी समझते हैं। दौलताबाद मध्य भारत में स्थित होने के कारण उस पर उत्तर भारत से आक्रमण करना काफ़ी मुश्किल होगा और इस तरह से राजधानी को यहाँ पर काफ़ी सुरक्षित रखा जा सकता था। सवाल तो ये है कि अगर दौलताबाद आना मोहम्मद बिन तुगलक की एक सोची समझी तैयारी थी तो सन 1334 में तुगलक को वापस दिल्ली क्यों जाना पड़ा। चांद मीनार के ठीक सामने यहाँ पर हमें भारत माता का मंदिर देखने को मिलता है। यहाँ पर कला और संगीत की सभाओं का आयोजन हुआ करता था। ये मंदिर प्राचीन हिंदू संस्कृति की कला का एक जीता जागता उदाहरण है। अगर तुगलक अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली ना करता तो शायद आज ये किला इतना वीरान ना होता और इतिहास में इसका महत्व और अधिक होता। चांद मीनार दिल्ली की कुतुब मीनार के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीनार है। इसके बाद हैदराबाद की मीनार तीसरे नंबर पर आती है। इस चांद मीनार को अलाउद्दीन बाहमनी ने सन 1435 में अपनी जीत के प्रतीक में बनवाया था। इस मीनार को ईरानियन आर्किटेक्चर के रूप में बनाया है। ये मीनार 210 फीट ऊंची है और इसमें 230 घुमावदार सीढ़ियाँ हैं। तुगलक के वापस दिल्ली जाने पर उसके जनरल जफ़र खान ने बगावत कर दी और अपना स्वतंत्र राज्य दौलताबाद में स्थापित किया, जिसे बाहमनी सल्तनत के नाम से जाना जाता है। अभी तक हमने इस किले के 4 दरवाज़ों को पार किया है। जैसे जैसे हम इस किले के अंदर जाते हैं वैसे हमें इस किले के रोमांचक और रहस्यमय आर्किटेक्चर के बारे में और जानने को मिलता है। इस किले पर यादव, खिलजी, तुगलक, बाहमनी, अहमदनगर का निज़ाम शाह, मुगल और मराठा इन सभी ने राज्य किया। इस किले को लड़कर जीतना लगभग नामुमकिन था। हर बार धोखाधड़ी और छल कपट से इस किले पर सत्ता का परिवर्तन हुआ है। जैसे जैसे शत्रु इस किले के अंदर आते जाता है उसकी परेशानियां और बढ़ती जाती है। ये किला किसी बड़े पर्दे पर चलती वीडियो गेम की तरह है, जिसे किले के दरवाज़ों द्वारा अलग अलग स्टेजेस में बांटा गया है। इसकी हर एक स्टेज पिछली स्टेज के मुकाबले और अधिक कठिन होती जाती है और शत्रु को मुख्य किले तक पहुंचने से रोकती है। ये है किले का 5वां दरवाज़ा, काला कोट। इस दरवाजे के अंदर जाने पर आगे आपको
इस किले की एक ऐसी रहस्यमय एंट्रेंस देखने को मिलेगी जिसके कारण ये किला विश्व विख्यात हुआ और जिसने इस किले की सिक्योरिटी और डिफेंस को एक ऐसी ताकत दी जिससे ये किला अजिंक्य रहा।